नमस्कार साथियों, उत्कर्ष के इस IAS-PCS यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम, मैं आशा करता हूं कि आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे और समसामयिक दृष्टिकोण के प्रति एक समझ विकसित हो रही होगी। इस क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे संपादकीय संदर्भ में। जैसा कि जो हम लोगों ने एक शेड्यूल प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोमवार के दिन आपके साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी। मंगलवार के दिन वैश्विक मुद्दे जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा की है और आज बुधवार के दिन हम लोग संपादकीय चर्चा के पक्ष को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में आता है कि जो वेरियस न्यूज़पेपर हैं, विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके संपादकीय जो खंड है उसको क्यों पढ़ें। यदि मैं चर्चा करूं इस संदर्भ में तो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से संपादकीय जो खंड है उसका विशेष महत्व है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक समझ विकसित करता है और किसी मुद्दे पर आपको एक जो आप कहें कि विशेषज्ञ हैं उसके पक्ष से अवगत करा देता है। और इसी पक्ष को यदि हम अपने मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग में शामिल करें या इंटरव्यू वाले सेक्शन में लेके आए तो कहीं ना कहीं जो आपका उत्तर है वह अत्यधिक विशेषीकृत हो जाता है। और इसी संदर्भ में संपादक का या संपादकीय चर्चा का विशेष महत्व आता है। लेकिन संपादकीय चर्चा जो है वह अत्यंत आप कहें कि एक कठिनता वाले स्वरूप में है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, इतनी सारी चीज़ों का समावेश होता है जिसमें हमको फिल्टर्ड करने में समस्या खड़ी होती है। तो ऐसी समस्या का निराकरण करने के लिए और दूसरा है कि हमको संपादकीय खंड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यदि हम 4-5 न्यूज़पेपर को आधार बना के चलें तो आप देखेंगे कि लगभग 1 से 2 आर्टिकल प्रत्येक न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। इसका मतलब है 10 से 12 आर्टिकल के आसपास डेली आपके पास आ रहे हैं। यदि हम 10 से 12 आर्टिकल अगर डेली बेसिस पर देखेंगे, करेंगे, उस पर अगर काम करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप उतना बेहतर रणनीति अपना पाएंगे सिविल सेवा में सफलता के दृष्टिकोण से। तो हम लोगों ने क्या किया है, केवल उन्हीं आर्टिकल्स का चुनाव किया है जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा है, इन आर्टिकल्स को हमने एक तरीके से पुनर्प्रसंस्कृत किया है। इस संदर्भ में आपको यह भी याद रखना है कि जो न्यूज़पेपर है बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर चलते हैं और एक सिविल सेवक का जो एक पक्ष होता है उसको हमेशा एक बीच का रास्ता अपना के चलना होता है। तो यद्यपि हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं, बावजूद इसके उसको कहीं ना कहीं हमको पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कहीं वह हो सकता है राष्ट्रवादी विचारधारा से परिचालित हो, कहीं वह अत्यधिक वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हो। तो इस संदर्भ में संपादकीय जो खंड है वह विशेष महत्व रखता है तैयारी के दृष्टिकोण से। फिर इसका एक पक्ष यह भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इस एडिटोरियल में कुछ इस तरीके के इश्यूज डिस्कस कर दिए जाते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते रहे। इसके साथ ही साथ जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, विशेष रूप से इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तब एक बहुत अच्छा एक आप कहें कि तैयारी का पक्ष सामने निकल के आता है। जो यूपीएससी में आपका सीसैट का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रिहेंशन वाला खंड है वह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमेशा से ही कठिनता के स्वरूप को लिए हुए रहा है। और यूपीएससी खुद भी अपने आप में ट्रांसलेशन ऐसा कर देती है कि जो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके समक्ष भाषागत समस्या के रूप में खड़ा होता है। तो जब हम एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं या जब हम एडिटोरियल रीडिंग करते हैं तो उस संदर्भ में कहीं ना कहीं जो सीसैट वाला पक्ष है हम लोगों का वह भी मजबूत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे संपादकीय खंड में, जिसमें एक आर्टिकल हम लोगों ने हिंदी के न्यूज़पेपर से लिया है और एक हमने इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिया है। और फिर इसके साथ ही साथ यह एक नया पक्ष आपको इस रूप में भी दिखेगा कि किस तरीके से आर्टिकल को पढ़ना है हमको और हमको उसको व्यवस्थित करना है। वो एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल के तरीके से आपके साथ काम कर सकता है, जिसमें आपको यह देखना है कि कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करना है हमको। खाली आर्टिकल पढ़ने से आप उसमें से वो चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल पढ़ना है और आर्टिकल पढ़ने के बाद उसको समराइज कैसे करना है, इस कला का विकास करना है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो न्यूज़पेपर है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट
पैकेज आपको देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एडिटोरियल में सिर्फ एक पक्ष पर चर्चा की जाती है, उसके दूसरे पक्ष को हमको अन्य जो आप कहें कि स्रोत हैं उनसे परिपूर्ण करना होता है। तो इसी के क्रम में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल के दो प्रमुख खंड। एक आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल की अगर हेडिंग पर जाते हैं हम लोग कि भारत की आवाज सुनने को उत्सुक दुनिया। अब देखिए यह किस वजह से चर्चा में है या आर्टिकल का थीम क्या है, इसको ध्यान में रखना है। जो आर्टिकल का थीम है बेसिकली आपने याद होगा कि हम लोगों ने जब वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी तब हम लोगों ने रायसीना डायलॉग पर चर्चा की थी और मैंने वहां पे आपसे यह डिस्कस किया था कि किस तरीके से 1.5 डिप्लोमेसी का यह एक प्रकार है। मैं एक चीज और आपको बोलूंगा कि जितने भी वीडियो आ रहे हैं इनको पूरे अच्छी शिद्दत के साथ आप उसको देखें और उससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उसको बनाएं। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको घर पे उस पर सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने की आवश्यकता है, अपने आप में वो कंप्लीट है। बावजूद इसके यदि आपको लगता है कि उसकी दिशा में और आपको कुछ काम करना है तो आप कर सकते हैं। एक और मेरा सुझाव है या मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो YouTube का यह जो सत्र रहेगा हम लोगों का, इसको एक हम इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं, इसको 2 वे कम्युनिकेशन बेस्ड बनाते हैं। यानी कि सिर्फ मैं आपके साथ ही शेयर नहीं करूंगा, यदि आपको कोई एक कुछ पक्ष समझ में आता है उसका तो आप भी उसको वहां पे शामिल करें और मैं नाम के साथ बाकायदा इसको डिनोट करके बताऊंगा कि देखिए यह पक्ष फला स्टूडेंट ने या फला कलीग ने इस तरीके से बताया जिसको हम लोग शामिल कर सकते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं इसको 2 वे कम्युनिकेशन बेस्ड एक इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं हम लोग, रादर देन कि सिर्फ आपने सुन लिया और मैंने बोल दिया बस, वहां तक इसको सीमित नहीं रखते हैं। अब देखिए इस पक्ष पर जब चर्चा कर रहे हैं रायसीना डायलॉग पर, तो इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। यदि हम इसके आर्टिकल को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पक्ष निकल के आ रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का जो उपस्थिति है वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उसकी आक्रामकता जो है पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उनको परेशान कर रही है। फिर दूसरा पक्ष इसमें चर्चा कर दिया गया है कि किस तरीके से यूरोप में जो स्थायित्व है वह भी बाधित हुआ है। फिर तीसरा पक्ष जो इस पे चर्चा किया गया है कि जो यूक्रेनियन क्राइसिस है उसको लेकर भी इस आर्टिकल ने मीन कर रहा है और फिर यह बता रहा है कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी भूमिका में कहीं ना कहीं क्षरण की प्रवृत्ति देखी गई है। फिर एक टर्म इसने और इसमें डिस्कस किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विधि आधारित वैश्विक ढांचा या कभी कभी इसको बोलते हैं नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, रूसी जो आक्रमण हुआ है कहीं ना कहीं उसने भी उसको खंडित किया है। फिर इसके साथ ही साथ इसने कोविड-19 पर भी चर्चा कर दी है कि कोविड-19 ने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यहां पर उसका इशारा बेसिकली विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ है। और फिर जब इसको आगे लेके हुए चलता है आर्टिकल, तब आर्टिकल यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके परिणाम स्वरूप रूस यूक्रेनियन जो क्राइसिस है उसके परिणाम स्वरूप भारत में बीते करीब 1.5 महीने में दुनिया के तमाम नेताओं और वैश्विक राजनयिकों की यात्रा है कहीं ना कहीं इस समस्या के या वैश्विक प्रणाली में जो बदलाव आ रहा है उसके केंद्र में भारत को स्थापित करता है। और उसी के क्रम में इन्होंने इसको क्लब किया है रायसीना डायलॉग के साथ में। एक चीज मैं ये भी बता दूं, जब हम लोगों ने रायसीना डायलॉग पर चर्चा की थी तब हम लोगों ने संस्था पर चर्चा की थी ORF। ये जो स्कॉलर हैं वो इसी संस्था से संबंधित हैं, तो इसका मतलब है एक बैलेंस्ड अप्रोच इन्होंने इस आर्टिकल में दिया है। फिर इन्होंने यह भी बताया है कि किस तरीके से रायसीना डायलॉग है वैश्विक भू राजनीति एवं भू आर्थिकी विमर्श के लिए एक प्रमुख मंच के तौर पर है। और एक तरीके से इन्होंने रायसीना डायलॉग का जो पक्ष है उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रायसीना डायलॉग है उसका महत्व है। और जब इसको कंक्लूड करते हैं ये, तो उस कंक्लूड करने के दरमियान यह इस पक्ष पर भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वैश्विक राजनीति में भारत का जो प्रभाव है वह बढ़ा है। और भारत के प्रभाव को जब यह विस्तारित कर रहे हैं तो उस विस्तारित करने के क्रम में वह अफगानिस्तान में जो इंडिया की एड है उस पर चर्चा कर रहे हैं,
किस तरीके से इंडिया ने जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है या जो अनाज की उपलब्धता है वह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है, और साथ ही साथ किस तरीके से भारत ने वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं और लैंगिक समानता, शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम किया है। फिर इसी आर्टिकल में इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से श्रीलंका में जो समस्या उत्पन्न हुई है उसकी तरफ भी इशारा किया है। यानी कि कहीं ना कहीं यह आर्टिकल पूरी तरीके से एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर आपके सामने दिखता है, जिसमें इस आर्टिकल को यदि हम पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं तो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, आपकी सुविधा के अनुसार और आपको किस तरीके से काम करना है या उत्कर्ष के माध्यम से किस तरीके की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसकी एक बार वानगी हम लोग देखते हैं इस रूप में। देखिए, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इसको व्यवस्थित कर दिया है इस रूप में कि यह सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, यदि आपके पास एक अच्छा नॉलेज बेस है उस दृष्टिकोण से भी, और यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से यह जो आर्टिकल को हम लोगों ने रीडिजाइन किया है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब देखिए, इस आर्टिकल को जब हमने पढ़ा तो एक पॉइंट्स बना लिया हमने, पॉइंट्स रिलेटेड टू एडिटोरियल। अब आपको क्या करना है, जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, जितना इस मंच के माध्यम से मिल जाएगा वह तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको भी पढ़ने का मन करता है, तो आप जब पढ़ते हैं एडिटोरियल को तो एडिटोरियल को अरेंज करें इस हिसाब से। पहला चीज जो चर्चा की है इस एडिटोरियल ने, वह चीज की चर्चा की है चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियां। हिंद महासागर कहें या हिंद प्रशांत क्षेत्र कहें। अब देखिए, इस आर्टिकल ने जब आपसे चर्चा की है तब इसने इस चीज पर केवल चर्चा की है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसकी गतिविधियां। अब यह आपको नहीं पता चल पा रहा है कि चीन की आक्रामक गतिविधियां कौन सी हैं, तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा किस पर करनी है, डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी पर, यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरीके से डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी को चीन लगातार बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र के ऐसे कमजोर राष्ट्र जो आर्थिक स्तर पर बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है उनको ऋण के जाल में फंसा रहा है। यानी कि डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से लाने की रणनीति है। यानी कि सरकार क्या, जो चीन की सरकार है वह क्या कर रही है कि राष्ट्रों को ऋण दे रही है और ऋण दे के अब उन राष्ट्रों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने की आप कहें कि रणनीति अपना रखी है। और जब वह प्रभाव स्थापित कर रही है तो आर्थिक स्तर पर है ही, रणनीतिक स्तर पर है। और हम्बन टोटा का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ही हुआ है कि किस तरीके से चीन का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको 99 वर्षों की लीज पर ले लिया है। कारण उसके पीछे यह है कि जो उसने ऋण दे रखा था, कर्ज दे रखा था, उसको श्रीलंका नहीं चुका पाया। जब श्रीलंका नहीं चुका पाया तो उसने बोला कि ठीक है, इसके एवज में अब आप ये क्षेत्र दे दें। तो कहीं ना कहीं जो डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी है वह एक महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर उभर रही है चीन के सापेक्ष। फिर इसी डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी का एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसको बोलते हैं BRI प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत वह इस क्षेत्र में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। और जब हम देखते हैं कि जैसे चीन ने जो अभी हाल ही में थोड़े समय पहले आप कहें कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक का भी विकास किया है, या हम देखते हैं कि चटगांव जो पोर्ट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीन का दृष्टिकोण यही है। श्रीलंका के साथ है ही, केन्या का लामू, इस तरीके से जो वेरियस एक आप कहें कि द्वीप जो आइलैंड के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो विकासात्मक गतिविधियां कर रहा है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं यह है कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसने अस्थिरता को प्रोत्साहित किया है। फिर चीन का एक और समस्या खड़ी हुई है, दक्षिण चीन सागर विवाद।
साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। और साउथ चाइना का जो क्षेत्र है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे तो भारत के व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है, भारत की जो कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, वह इस क्षेत्र में तेल उत्खनन से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं चीन की जो यह गतिविधियां हैं हिंद महासागर या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जो उसकी लगातार बढ़ती गतिविधियां हैं, उसने कहीं ना कहीं इस विश्व व्यवस्था में अस्थिरता को जन्म दिया है। फिर आर्टिकल का जो दूसरा पक्ष निकल के आ रहा है वह कर रहा है यूरोप की स्थिति पर चिंता। अब यूरोप की स्थिति पर चिंता क्या है? यहां पर आपको दो तीन पक्षों पर देखना है। रूस यूक्रेन विवाद की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं नाटो का विस्तार। एडिटोरियल के साथ एक और बहुत अच्छी चीज होती है कि कुछ अच्छे अच्छे वर्ड देती है। जैसे यह टर्म इस्तेमाल करता है ईस्टवार्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो, यानी नाटो का पूर्व की ओर विस्तार करना लगातार। और इसने क्या किया है? इसने यूरोप के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। फिर इसने यह भी चर्चा कर रहा है आर्टिकल की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह। अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह, यह रूस यूक्रेन विवाद की चर्चा कर रहा है, और जब रूस यूक्रेन विवाद की चर्चा कर रहा है तब यह संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा है जब यह रूस यूक्रेन विवाद की स्थिति आई है। फिर यह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में यह कोविड के संदर्भ में भी चर्चा कर रहा है, और यह क्या है? WHO के ऊपर। अब देखिए, इंडिपेंडेंट कभी क्वेश्चन बन सकता है, या इनफैक्ट यूपीएससी ने शायद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का परीक्षण करवाया उसने आपसे कोविड-19 के दौर में। अब क्या है, इस तरीके के जो आर्टिकल हैं वह इन्हीं एडिटोरियल से निकल के आते हैं, क्योंकि यदि हम सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना ही कर देंगे तब उत्तर आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। खैर, अब इस आर्टिकल में उसने यूरोप की स्थिति पर चर्चा की है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात भी की है। और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात कर रहा है, रूस यूक्रेन विवाद की जो पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में, और कोविड-19 के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है विधि आधारित जो वैश्विक ढांचा है उसमें लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। कैसे? यह तय किया गया कि विधि आधारित वैश्विक ढांचा, इसको बोलते हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। क्या मतलब है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब है कि ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था स्थापित हो और वैश्विक व्यवस्था चलाने में सहायक सिद्ध हो। अब ये नियम कैसे हैं? नियम है ये संप्रभुता का सम्मान, फिर
युद्ध की धमकी न देना, फिर द्विपक्षीय मुद्दों अथवा संबंधों में शक्ति का प्रयोग नहीं करना। अब जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वह इतने पक्षों पर चल रहा है और इसमें जो नियम बनाए गए हैं वह नियम को बहुत जो राष्ट्र हैं उसकी सर्व स्वीकार्यता सुनिश्चित करते हैं। अब आप सिंपल से देखें कि यदि यह समस्या खड़ी हो जाए जिसमें कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हैम्पर हो जाए तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही खड़ी, आप कहें कि उसके समक्ष एक चैलेंज आ जाएगा। अब देखें कि किस तरीके से जो रूस यूक्रेन विवाद है उसने वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया है। पहला, संप्रभुता के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो वैश्विक समुदाय है उसके समक्ष चिंता है। भले ही हमारा झुकाव रूस की तरफ हो, लेकिन रूस ने जो आक्रमण किया है कहीं ना कहीं संप्रभुता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, पहला। दूसरा है युद्ध की धमकी ना देना शामिल था, लेकिन युद्ध की धमकी दी और फिर इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में शक्ति का प्रयोग कर दिया। यानी कि इतने पक्षों पर जब उसने काम कर दिया है तो जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो जो ढांचा है वो कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है। अब आप सिंपल सा सोचें कि यदि रूस आक्रमण कर सकता है तो कल की बात अमेरिका को भी लाइसेंस मिल जाएगा, अमेरिका भी जहां चाहेगा वो कर सकता है, फिर चीन भी ऐसा कर सकता है। यदि P5 नेशन इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग नेशन हैं उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाए। फिर रूस यूक्रेन जो संकट है उसने भारत को केंद्र बिंदु में ला दिया है, क्योंकि भारत के जो संबंध जहां आप देखें पश्चिमी राष्ट्रों के साथ बहुत बेहतर रहे हैं, अमेरिका के साथ बेहतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी भारत के बहुत बेहतरीन संबंध रहे हैं। और हम लोगों ने इस संदर्भ में चर्चा भी की थी कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है इस विवाद की तरफ। साथ ही साथ इस विवाद के निपटारे में भारत की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। और आप देखेंगे वेरियस कंट्रीज हैं, इवन आप देखें कि जो बाइडेन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं क्या आपके साथ भारत खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह जो स्थिति है वह दर्शाती है कि भारत इस पूरी समस्या के केंद्र बिंदु में खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उससे यह अपेक्षा करता है कि वह इस विकट स्थिति में सामने निकल के आए और इस समस्या के समाधान की दिशा में विशेष प्रयास करे। अब देखिए यदि इसके अन्य पक्षों पर देखते हैं कि किस तरीके से भारत महत्वपूर्ण हो गया है, तो पहला जो महत्वपूर्ण पक्ष दिख रहा है वह दिख रहा है विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों या राजनयिकों की यात्रा। अमेरिका के डिप्लोमेट्स यात्रा कर चुके हैं, जर्मनी के डिप्लोमेट्स यात्रा कर चुके हैं। आपने देखा होगा अभी थोड़े समय पहले ही जो आप कहें कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो भी इंडिया आए। यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्षा है वो भी आई। मतलब जितने भी एक आप कहें कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रमुख राजनयिक या राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, प्रमुख हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की यात्रा की है या भारत के साथ संपर्क बनाए रखा है। फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हों, वो चाहे जापान के प्रमुख हो, वो यह दर्शाता है कि इस संदर्भ में भारत इस पूरी की पूरी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में आ गया है। फिर इसी संदर्भ में आर्टिकल मीन करता है कि इस संदर्भ में रायसीना डायलॉग का विशेष महत्व है और रायसीना डायलॉग का महत्व इस रूप में है कि यह भू आर्थिकी, भू राजनैतिक, भू सामरिक, साथ ही साथ पक्षों पर चर्चा का
एक मंच स्थापित हुआ है और यह 1.5 डिप्लोमेसी का प्रकार है, यानी कि सरकार के प्रतिनिधि और गैर सरकारी प्रतिनिधित्व में शामिल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वार्ता को एक नए लेवल पर लेके चला गया है। 100 से अधिक लोगों की भागीदारी इस रायसीना डायलॉग में स्थापित हुई है। 7वां संस्करण था इसका। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस क्राइसिस के समय भी यदि कोई प्रमुख भारत में आकर वार्ता आयोजन में शामिल हो रहा है तो यह दर्शाता है कि किस तरीके से रायसीना डायलॉग हाल के वर्षों में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर रहा है और इसने विभिन्न जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको संबोधित किया है। इसी संदर्भ में जब हम इस आर्टिकल पर जा रहे हैं तो विश्व व्यवस्था में भारत का क्या महत्व है, इस पर भी आर्टिकल ने चर्चा की। अब देखिए, हम आर्टिकल पढ़ा हम लोगों ने ये वाला, और जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा तो आप इसको पूरा पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इसका फायदा तब तक नहीं उठा सकते हैं जब तक कि आप इस आर्टिकल को इस तरीके से पुनर्व्यवस्थित ना कर पाए। यदि आप पुनर्व्यवस्थित इस तरीके से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अब इससे संबंधित कुछ भी चीज है वो आपकी नहीं छूटेगी। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको YouTube चैनल पर सुनते हैं या जो और भी वेरियस कंटेंट है वहां इसको देखते हैं। आपको इस तरफ से अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है, रोज आप आर्टिकल सुन रहे हैं, माइंड की एक ग्रैस्पिंग एक पावर है उसकी कि कितने समय तक वह चीजों को व्यवस्थित कर सकता है। यदि हम कॉपी में इसको इस तरीके से लेके आए तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है, आर्टिकल के सिलेक्शन जो है उसके भी उस दिशा में भी आपको बहुत काम करना है, क्योंकि यदि डेली बेसिस पर एडिटोरियल देखते रहेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं। उन आर्टिकल्स में कौन सबसे अधिक ऐसे आर्टिकल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उस पर आपको पकड़ बनानी है। अब आते हैं हम लोग विश्व व्यवस्था में भारत का महत्व। अब यह इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्व व्यवस्था में भारत के महत्व को रेखांकित कीजिए या भारत के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं। अब देखिए, विश्व व्यवस्था में भारत का महत्व किस रूप में, तो इसको इन्होंने 4-5 चीजों के संदर्भ में एक्सप्लेन किया है। पहला जो पक्ष इन्होंने किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की स्थापना में भारत की विशेष भूमिका है। अब देखिए, इस आर्टिकल में उसको मीन नहीं किया है। यहां से हम कैसे लिंक कर सकते हैं, हम यहां से लिंक कर सकते हैं क्वाड, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन। इंडिया की एक है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं निवल सुरक्षा प्रदाता। यानी कि भारत का जो पक्ष निकल के आ रहा है वह यह निकल के आ रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भारत की भूमिका कैसी। तो भारत की भूमिका हम क्वाड के रूप में देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। भारत की भूमिका हम सागर के रूप में देखते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन, और साथ ही साथ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या निवल सुरक्षा प्रदाता। तो भारत की भूमिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस संदर्भ में। फिर दूसरा पक्ष जो इसका निकल के आता है, कोविड के दरमियान भारत ने कोविड-19 के समय किस तरीके से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस पर भी इस आर्टिकल ने चर्चा की है। और इसने यह बताया है कि किस तरीके से जो भारत की वैक्सीन इनिशिएटिव है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस आर्टिकल ने उसको मीन नहीं किया है। हम लोग यहां पर किस चीज का उल्लेख कर सकते हैं, भारत का जो प्रोग्राम है, वैक्सीन जो उसने प्रोवाइड कराई है, उसको बोलते हैं वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। अब देखिए, वैक्सीन जो मैत्री इनिशिएटिव है, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे पक्ष की तरफ चर्चा कर लेते हैं। जब आपको याद होगा कि जब इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड करना शुरू किया था तो अपने नागरिकों को भी प्रोवाइड करा रही थी और पड़ोसी राष्ट्रों को भी प्रोवाइड करा रही थी। तो भारत में इसकी बहुत आलोचना की गई और बोला गया कि भारत को पहले अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए था।
लेकिन हम इसको लिंक करेंगे किसके साथ? हम इसको लिंक करेंगे पहले पड़ोस की नीति के साथ, कि पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है। भारत के अंदर पूरी की पूरी वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग एक आप कहें कि एक सेटअप इस्टेब्लिश है और वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री है जो वैक्सीन बनाती है। हमारी वैक्सीन अफ्रीका, यूरोप तक के देशों को सप्लाई होती है। अब आप सिंपल से सोचें, पड़ोसी देश अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के पास इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है। हमने क्या किया? हमने बहुत स्मार्टली चीजों को प्रबंधित किया। कैसे? हमको पड़ोसियों को भी वैक्सीन देनी है, हमको अपनी जनता को भी वैक्सीन देनी है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कि सबसे पहले है 45 साल से ऊपर की आयु वाले लोग हैं, उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। और जब हम उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे तो उसमें भी हम प्रेफरेंस उसको देंगे जो 60 साल के ऊपर हैं। अब आप सोचें, यदि हम इकट्ठा एक साल अगर कोशिश करते कि 18 वर्ष की आयु के पश्चात के लोगों को वैक्सीन देते तो ट्रैफिक बढ़ जाता। हमने क्या किया? ट्रैफिक को चैनलाइज किया। हमने पहले 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी और उस 45 साल में भी 60 साल से ऊपर वालों को वरीयता देने की बात की। और जो वैक्सीन हमारे पास एक तरीके से बच गई उसको हमने पड़ोसियों की तरफ सप्लाई किया। फिर हमने दूसरा विंडो खोला और दूसरे विंडो में हमने फिर 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास वैक्सीन था उसके ट्रैफिक को हमने चैनलाइज कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? पड़ोसियों को भी वैक्सीन मिल गई और भारत की जनसंख्या है उसको भी वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी भविष्य में आपके पास लिखने को प्रश्न आ जाए गुजराल डॉक्ट्रिन, पहले पड़ोस की नीति, तो उसमें हम यहां चर्चा कर सकेंगे किस तरीके से वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है गुजराल डॉक्ट्रिन की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है कि पड़ोसियों के साथ हम गैर बराबरी वाले भाव पर चलते हैं। हम यह नहीं चर्चा करेंगे कि हमने आपके लिए कर दिया तो आप भी हमारे लिए करें। दूसरा है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में, जिसको बोलते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। अब कोविड-19 ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हैम्पर्ड कर दिया। लॉकडाउन लग गया, जहां की जो चीजें थी वहीं की वहीं रुक गई। भारत ने क्या किया? इस जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसको एक बार फिर से आप कहें कि पुनर्संशोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराने की दिशा में पहल किया। आपको याद होगा अभी थोड़े समय पहले ही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया था कि यदि WTO थोड़ा सा भी सहयोग करे तो भारत विश्व समुदाय को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है। हमारे पास इतना अनाज है कि जो भूखे देश हैं वहां पर हम इस अनाज को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें WTO की भागीदारी चाहिए होगा। WTO के जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने की दिशा में बाधा के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको संशोधित करने के चक्कर में या उसको ठीक करने की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है। फिर एक पक्ष इसमें यह भी आ रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमने अनाज, दवाएं उपलब्ध कराई हैं, वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और आपको याद होगा कि भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देवी शक्ति के अंतर्गत भी हमने उसको ग्रेन की सप्लाई की है, दवाओं की सप्लाई की है, वैक्सीन की सप्लाई की है। अफगानिस्तान में भारत की जो भूमिका है वह उसकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दिखाता है कि किस तरीके से जो इस तरीके की गतिविधियां हैं उससे संबंधों को प्रोत्साहित मिल रहा है। फिर दूसरा पक्ष देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के समक्ष एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस है और आपको याद होगा जब हम लोगों ने चर्चा की थी वैश्विक मुद्दों पर तो हमने बताया था इस चीज पर। आप चाहें तो उसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरीके का समस्या श्रीलंका के समक्ष खड़ी हुई है। और भारत ने क्या किया है? भारत श्रीलंका को आप देखें कि लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा दे रहा है। भारत ने श्रीलंका को फ्यूल प्रोवाइड कराया है, मेडिसिन उपलब्ध कराई है, उसको अनाज की सप्लाई कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक बोलते हैं कि जो श्रीलंका के समक्ष संकट खड़ा हुआ है इसने इस आइलैंड नेशन में एक बार फिर से भारत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर मालदीव के संदर्भ में भी देख रहे हैं, अभी हम लोग इस पर भी चर्चा की हम लोगों ने थी जब आपको याद होगा इंडिया आउट कैंपेन पर चर्चा की थी। हम यहां पर दूसरे पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं।
भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या जो भारतीय प्रधानमंत्री की एक संकल्पना आई थी कि वन सन वन ग्रिड की संकल्पना है, उसके अंतर्गत भारत मालदीव को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अब आप सोचें, हम पड़ोसियों के साथ इस तरीके के जो संबंध हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं विश्व व्यवस्था में भारत के महत्व को हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में, कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन रोधी जो सुविधा है उपलब्ध कराने के संदर्भ में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव सहित विभिन्न देशों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो भारत की जो डिप्लोमेसी है वह प्रदर्शित हो रही है। यानी कि जब आपको चर्चा करनी है इन पक्षों पर, तो इस आर्टिकल ने इतने विविध पक्षों पर चर्चा की है। अब आप सिंपल सा सोचें, एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं या आर्टिकल आप सुनते हैं, यदि आप इस तरीके से आर्टिकल पर काम करें, और जो हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट कर रखी है जिसके अंतर्गत हम लोग संपादकीय चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इसको एक तरीके से इसका पूरा रीडिजाइन कर दिया है और इसको इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है कि अब इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न भविष्य में बनता भी है तो यहीं आसपास से टकरा जाएगा, या इस आर्टिकल को एक समझने की एक आपको कहें कि कला का विकास करेगी। इसलिए क्योंकि जिस आर्टिकल को किसी स्कॉलर ने लिखा है वह उस क्षेत्र का विषय विशेषज्ञ है। सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान अध्ययन कैसा है? सामान्य अध्ययन। तो तैयारी का तरीका कैसा है? तैयारी का तरीका विशिष्ट है लेकिन अध्ययन सामान्य है। यह उसी की एक वानगी है। अब हम एक आर्टिकल और देखते हैं जो इस पब्लिश हुआ है, और यह पब्लिश जो हुआ है वह इंग्लिश के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और यह जो आर्टिकल मीन कर रहा है, यह आर्टिकल मीन कर रहा है इस दिशा की तरफ कि किस तरीके से भारत में जो भाषागत संबंधी समस्या है उस पर चर्चा की गई है। अब देखिए, जब हमारे पास यह आर्टिकल आता है तो इस आर्टिकल को आने के पश्चात आप देखेंगे कि एक तो इंग्लिश में आर्टिकल है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो भाषागत जो एक समस्या है, बैरियर है, वो है। फिर दूसरा है इस कंटेंट को एडजस्ट कैसे करें, इस कंटेंट को यूटिलाइज कैसे करें, वह हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी आप कहें कि चुनौती है। अगर हम इस आर्टिकल की तरफ लेके जाएं तो पहला पक्ष यह बताता है कि किस तरीके से जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्ज किया है कि हिंदी को एज ए लिंगुआ फ्रेंस का एक वर्ड है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इसका क्या मतलब है, कि और इंग्लिश की जगह हिंदी को प्रमोट किया जाए इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के संदर्भ में, यानी कि जो अंतरराज्यीय संचार है। में हिंदी को प्रमोट करना है, और जो हिंदी का प्रमोशन है उसको लेकर यह आर्टिकल मीन कर रहा है। तो पहला जो पैराग्राफ है इसका वह इस तथ्य की ओर इशारा करता है। फिर यह बताता है कि किस तरीके से जो करंट गवर्नमेंट है वह हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है, और जिनके मेन थीम पर हैं वीर सावरकर, वीडी सावरकर। उनका जो एक स्टेटमेंट आया था कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उस तरफ इशारा कर रहा है। या जो आरवी धुलेकर हैं जो संविधान सभा में सदस्य थे, उनके पक्ष पर भी चर्चा कर रहा है। फिर इसके साथ ही जब यह आर्टिकल चर्चा कर रहा है तो यह बता रहा है कि किस तरीके से जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसने किस तरीके से भारत में यह सर्वे किया है और पाया है कि किस तरीके से भारत में जो आप कहें कि भाषागत विविधता है वह किस रूप में है। फिर इसी के साथ इसने इस पक्ष पर भी चर्चा की है कि किस तरीके से जो भाषा संबंधी 1971 में प्रावधान किया गया है, जिसमें दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि ऑफिशियल लिस्टेड लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची में शामिल है और अन्य भाषाएं। और फिर अन्य भाषाओं पर चर्चा की है कि अन्य भाषाओं कौन सी, ऐसी भाषा जो कम से कम 10,000 लोगों द्वारा बोली जाती हो। अब जब हम इसको आर्टिकल को पूरा आगे पढ़ते हैं तब अब यहां पर यह चर्चा करती है कि किस तरीके से एक केस स्टडी इसने दी है कि किस तरीके से इस क्षेत्र में लैंग्वेज के आधार पर
राष्ट्रों के मध्य वैमनस्यता का भाव आया है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो विकास की धुरी में आगे बढ़ गए हैं और कुछ राष्ट्र पीछे चले गए हैं। जो पीछे चले गए हैं उनके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने भाषागत एक रूढ़वादिता का परिचय दिया था, उसकी भूमिका थी। और किस तरीके से यदि कोई राष्ट्र जिसने भाषागत स्तर पर बहुत लीनियंट रहा है वो कितना आगे गया है, इस पर इसने चर्चा की है। और इसने जो एग्जाम्पल इसमें दिया है, इसमें एग्जाम्पल इसने दिया है पाकिस्तान का, और फिर इसने एग्जाम्पल दिया है श्रीलंका का, कि किस तरीके से श्रीलंका में जो सिंगली भाषा है उसको लेकर है। और जब यहां पर यह चर्चा कर रहा है तो उसी चर्चा के दरमियान यह जो इसके पॉजिटिव आउटकम है उन पर भी चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो नीति अपनाई गई है भाषा के आधार पर, उसने किस तरीके से राष्ट्र को आगे लेके गया है, और किस तरीके से सिंगापुर की जो नीतियां हैं बहुभाषी जो प्रकृति को बढ़ावा दिया है, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे जो क्षेत्र को आप कहें कि विकसित किया है। तो जो अप्रोच है आर्टिकल की, वह आर्टिकल की अप्रोच इस तरीके से है। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस आर्टिकल को एक बार फिर से, जिस तरीके से आपने पहले वाले आर्टिकल को देखा था, हमने इस वाले आर्टिकल को भी सिविल सेवा के दृष्टिकोण से आप कहें कि पुनर्प्रसंस्कृत किया है या पुनर्संशोधित किया है। देखिए फिर वैसा ही पॉइंट चलेगा, पॉइंट्स रिलेटेड टू एडिटोरियल, यानी कि एडिटोरियल में पॉइंट्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। अब यहां पर जो पहला जो पक्ष था वह कह रहा था कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा या राष्ट्रभाषा, यह आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, राजभाषा का ही उल्लेख किया गया है। अब यह कह रहा है, जो एक थीम आके निकल के आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अंतर्राज्यीय संचार, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में अंग्रेजी के बजाय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। अब देखिए, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अलग अलग न्यूज़पेपर का जो एक अप्रोच है वो अलग अलग तरीके का है। जो ये न्यूज़पेपर है चूंकि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, तो अधिकांश अवसरों पर इसकी जो नीतियां होंगी या इसका जो एडिटोरियल होगा इसी तरफ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है कि सिविल सेवा की जब हम सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो अगर आपके पास क्लियर एविडेंस आता है तो आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। तो यहां पर कई अवसरों पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक क्लियर कट एविडेंस दिख रहा है। जो इस आर्टिकल ने मीन किया है, अब तक हाल के दिनों में मतलब देखा गया आर्टिकल में सबसे बैलेंस्ड आर्टिकल, और बहुत ही मुझे लग रहा है सिविल सेवा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी आर्टिकल सिद्ध हो सकता है यह। फिर जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी अभी आर्टिकल में, कि इसने चर्चा की है वीडी सावरकर और आरवी धुलेकर। अब देखिए आरवी धुलेकर, जिन पर चर्चा अभी हम लोगों ने इस आर्टिकल के दरमियान आप की है, ये अब संविधान सभा के सदस्य हैं। आपको याद रखना है कि हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा बन जाए जिसमें कि जो सदस्य हैं उन पर पिक करवाने के लिए करते हैं। तो जैसे मैंने चर्चा की ना कि एडिटोरियल जहां आपका आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाता है, तभी वह प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं पीटी का फैक्ट भी आपको दे देता है। इनकी चर्चा की है और किस तरीके से इन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा दिया है उस पक्ष पर चर्चा की गई है। फिर देखिए, भारत में जो भाषाई बहुलता है उसकी तरफ इशारा किया गया है, और जब उसकी तरफ इशारा किया गया है तो पहले इस पक्ष पर चर्चा किया गया है कि किस तरीके से 1903 से 1923 के मध्य देखते हैं 179 भाषाएं थी। यानी कि यह तथ्य दिखा रहा है कि आपने यदि हिंदी को जबरन थोपा, या आप यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो उसके समक्ष क्या स्थिति खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंदी इस पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य स्तर पर बोले जाने वाली भाषा नहीं है, जिसको यह आर्टिकल मीन कर रहा है। अब देखें, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चल रहा है ये।
फिर इसने 1961 का उल्लेख किया कि जब 1961 की बात की हम लोगों ने, तब उस दरमियान 1961 में किस तरीके से भारत में 1652 मातृभाषाएं थी, मदर लैंग्वेज थी। अब आप सोचें कि भारत के बारे में बोला जाता है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पर जो भाषा है अपना स्वरूप बदल देती है। फिर इसने जब एक और पक्ष की तरफ रेखांकित किया है कि सन 1971 में भाषाई डेटा की 2 श्रेणियां बनाई गई। पहली 8वीं अनुसूची की भाषाएं, जिसमें कि 22 भाषाएं शामिल हैं, और अन्य भाषाएं। अन्य भाषाओं के बारे में इसका तर्क है कि कम से कम 10,000 लोग अगर इसको बोलते हो तो उसको हम अन्य भाषाओं की श्रेणी में शामिल करते हैं। यदि हम एक डायग्राम देखें तो अब इस जो लिंग्विस्टिक मैप है इंडिया का, अब देखें कितनी विविधता लिए हुए। कहीं तमिल है, तो कहीं मलयालम है, तो कहीं कन्नड़ है, तो कहीं तेलुगु है। अगर हम यहीं देखते हैं तो हिंदी भी है, मराठी भी है, कोंकणी भी है, फिर गुजराती है, फिर हिंदी है। हिंदी में भी यहाँ पर राजस्थानी का बोलबाला है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी भी है, उर्दू भी है, फिर पंजाबी है, डोगरी है, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तो मैथिली है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है। किस तरीके से ओडिया, किस तरीके का भारत में आप कहें कि भाषागत स्तर पर विविधता है। ऐसी स्थिति में भारत में कोई एक सर्वमान्य भाषा को स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि भाषा संचार का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, और वह आपस में एक दूसरों को जोड़ के रखती है। तो यदि हम जबरन इस चीज को थोपेंगे कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित करें, तो कहीं ना कहीं वह नागरिकों के मध्य असंतोष की स्थिति को जन्म देगा। इस आर्टिकल का मीन यही है। इस आर्टिकल में यह मैप नहीं था, यह मैप हम लोगों ने अपनी तरफ से प्लान किया ताकि चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिए, एडिटोरियल को एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना सबसे कठिन काम है। उसमें वो चीजें निकाल के आप लेके आए जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, बस वही कला का विकास करना है। अब आप सिंपल सा सोचें, यदि इसको हम लोग पीरियडिकली सब अच्छे से कंप्लीट करते रहें तो पूरे साल भर में आपके पास मैक्सिमम टॉपिक्स आ जाएंगे और जिनके आसपास ही क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा। या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं है तो इस तरीके का कंटेंट है वो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर जाएगा। अब देखते हैं हिंदी भाषा के विरोध में तर्क, यानी कि किस तरीके से हिंदी भाषा के अगेंस्ट जा रहा है। सबसे पहली जो इसने चर्चा की है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उस पर पक्ष है कि 1635 भाषाएं हैं। फिर इसमें यह बोल रहा है कि 52 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और 30% जनसंख्या है जो हिंदी बोलती है। इसका मतलब है कि 70% जनसंख्या ऐसी है जो हिंदी नहीं बोलती है। यानी कि ऐसी जनसंख्या यदि इतनी ज्यादा है जो हिंदी नहीं बोलती है, उसके ऊपर यदि आप थोपेंगे तो कहीं ना कहीं यह समस्या खड़ी कर देगा। और इसी के लिए उसने टर्म जो इस्तेमाल किया था इस एडिटोरियल में, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका यही कहता है कि एक लार्जली जो ऑडियंस है, जो ऐसी ऑडियंस जो किसी दूसरी भाषा को बोलती है, उसको कोई एक पर्सन जो है जो अपनी भाषा में एड्रेस कर रहा है, वह मतलब है इसका। अब आप देखें कि यदि इतनी बड़ी जनसंख्या जो हिंदी नहीं बोलती है उसके ऊपर यदि हिंदी को इंपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होगी। फिर इस आर्टिकल से ही निकल के आता है हिंदी जो 30% जनसंख्या बोल रही है ना, उसमें भी विविधता है। कहीं मैथिली है, कहीं भोजपुरी है, निकले सब वहीं से हैं। कहीं ना कहीं जो शब्द हैं वही है, लेकिन उनका एक्सेंट चेंज हो रहा है, उनका टोन चेंज हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब हिंदी में ही पर्याप्त विविधता है तो हम एक समान स्तर पर हिंदी को थोप नहीं सकते हैं राज्यों के ऊपर। फिर 8 राज्य हैं
जहां पर हिंदी प्रमुख तौर पर बोली जाती है, यानी कि बाकी की जो स्टेट्स हैं वहां पर हिंदी प्रभावी नहीं है। अब आप सोचें कि यह कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के विरोध में तर्क आ रहा है। अब इस अप्रोच पर काम करना है आपको। अब देखिए, इसने केस स्टडी जो हम लोगों ने चर्चा की थी अभी कि किस तरीके से जो आर्टिकल है उसमें इसने केस स्टडी पर जो चर्चा की है, उस केस स्टडी को मैंने आपके सामने एक तरीके से पुनर्प्रबंधित कर दिया है और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि इस आर्टिकल का बेहतर उपयोग कर पाए आप। देखिए, इसने पहला जो केस स्टडी दी है वह पाकिस्तान को लेकर दी है। पाकिस्तान ने 1948 में उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और आपको याद होगा या आप देखिएगा, पलट के पेपर देखिएगा, वर्ष 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ने इसी जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है इसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड करके रखा हुआ है और उसमें एक ऑप्शन उसने ये दे रखा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा ने उर्दू को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए, पाकिस्तान में 1948 में उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और जब उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया तो विरोध खड़ा हुआ और विरोध के परिणाम स्वरूप बांग्ला भाषा के आधार पर बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अब देखिए, इसका मतलब है कि यदि आप जबरन लैंग्वेज को थोपते हैं तो कहीं ना कहीं उसका विरोध खड़ा होता है। और यह केस स्टडी यदि हमको दिख रही है तो भारत में यदि हम ऐसी स्थिति को लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के समक्ष बहुत बड़ी एक कहें कि चिंता खड़ी हो जाएगी। फिर इसने एक एग्जाम्पल दिया है श्रीलंका का। श्रीलंका में सिंगली भाषा को इंट्रोड्यूस किया गया जो इस आर्टिकल में दूसरी तरफ मीन कर रहा था। कह रहा है ना, सिंघाला ओनली एक्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1956। अब इसने क्या किया, इसने इस भाषा को प्रमोट कर दिया, सिंगली भाषा को एकमात्र भाषा के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। और जब एकमात्र भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए निर्णय लिया तभी आप देखें कि तमिल सिंगली विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। गृह युद्ध की स्थिति में यह राष्ट्र बहुत लंबे समय तक रहा है और कहीं ना कहीं विकास की स्थिति में पीछे। इसका मतलब है कि लैंग्वेज को यदि बहुत जबरन थोपा जाए तो राष्ट्र के मध्य संघर्ष की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। दो एग्जाम्पल जब इसने इस साथ दिए हैं तो दो एग्जाम्पल इसने इस आर्टिकल ने पॉजिटिव सेंस में भी दिए हैं कि किस तरीके से अगर मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच अपनाई जाए तो कैसे विकास करते हैं। दो एग्जाम्पल दिया है। पहला दिया है इसने सिंगापुर का। सिंगापुर में चीनी, मलय और भारतीय भाषाएं, इवन यहां पर तमिल तक बोली जाती है। और जब यह एक चर्चा आई कि किस तरीके से ऐसा किया जाए कि चीनी भाषा को यहां पर आधिकारिक भाषा स्थापित किया जाए तो डिस्कार्ड कर दिया गया और अंग्रेजी को प्रमुख भाषा के रूप में प्रमुखता दी गई। और जब इस राष्ट्र ने अंग्रेजी को प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित किया, देखिए यह वैश्विक व्यापार का केंद्र है। देखिए, एक चीज और मैं इशारा करूंगा आपको, इस आर्टिकल में उसका मीन नहीं था लेकिन इसको हम लोग अगर समझें, अगर जापान में देखें कि जापान में जो वहां की भाषा है वह प्रभावी है, विकास तीव्र। जर्मनी में देखेंगे जर्मन लैंग्वेज प्रभावी है, विकास तीव्र। यानी कि कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पर यदि आप दबाव डालेंगे तो विकास की जगह दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर इसने दूसरा एग्जाम्पल दिया है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में उदार भाषाई नीति अपनाई गई है और जो उदार भाषाई नीति अपनाई गई है उसका परिचय हमको यहाँ के राष्ट्रगान में दिखता है। 5 भाषाओं में है यहाँ का राष्ट्रगान, जो यह प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच इन राष्ट्रों ने अपनाई। यानी कि 2 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने लैंग्वेज को लेकर एक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच, रूढ़िवादी अप्रोच अपनाया, उनका हर्ष हमने देखा। और 2 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने कि भाषा के स्तर पर आप कहें कि बहुभाषा भाषी संस्कृति को प्रमोट किया, उनका उदाहरण हमको दिख रहा है। 2 राष्ट्र जो विकास की स्थिति में बहुत आगे चले गए हैं, 2 राष्ट्र जो विकास की स्थिति में बहुत पीछे चले गए हैं, जिनमें एक का विभाजन ही हो गया। तो कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पर जो चीजें हैं उनकी तरफ आपको इशारा करना है या उस पक्ष पर चर्चा करना है।
जब हम इसके फाइनल नोट पर आते हैं, फाइनल थॉट है इसका कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने से अन्य भारतीय भाषाओं को फोनोसाइड, जो इसने टर्म इस्तेमाल किया है, होने की संभावना है। यानी कि यदि उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं वह भाषा समाप्त हो जाएंगी, और भाषा यदि समाप्त हो जाएंगी तो उनके ऊपर आश्रित या उनको बोलने वाले जो लोग हैं उनके मध्य एक आप कहें कि वैमनस्यता का भाव आएगा। फिर दूसरा है सिंगापुर दक्षिण अफ्रीका की भाषाई समायोजन नीति का अनुसरण कर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना भारत का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए हमको क्या है, हमको राष्ट्र का विकास करना है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, और जब हमको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकास करना है तो उस क्रम में भाषा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा आप देखें कि शिक्षा के स्तर पर जब आप देखें नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्रमोट किया जा रहा है। अब आप एक तरफ तो मातृभाषा को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हिंदी को इंपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह विरोधाभासी स्थिति हो गई नहीं। इस पक्ष पर चर्चा करनी है आपको, और कहीं ना कहीं जो यह पक्ष है यह इस पूरे एडिटोरियल को मीन करता है। यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें और भारतीय संदर्भ में हम इस चीज की तरफ अनुसरण करते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 343 का जो क्लॉज है वह राजभाषा के रूप में हिंदी देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि पर चर्चा करता है, और साथ ही साथ जो आर्टिकल है 351 वह इस तथ्य की तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से हिंदी के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ की शक्ति है। यानी कि दो पक्षों पर चर्चा करनी है। अनुच्छेद 243 का सब क्लॉज है जिसमें संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। दूसरा है आर्टिकल 351 जिसका उद्देश्य है, जिसका पक्ष है हिंदी के विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में संघ की शक्ति। तो जब आप चीजें देख रहे हो, यह इस आर्टिकल में मीन नहीं था, आपको क्या करना है कि आपको इस तरफ व्यवस्थित कर देना था। यह कहीं ना कहीं इस पक्ष की तरफ रेखांकित करता है। और वैसे भी यदि हम इसके एक कनेक्टिंग पॉइंट्स पर लेके जाएं अगर आपको, तो उस कनेक्टिंग पॉइंट्स में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो वह यह देखते हैं कि किस तरीके से 14 सितंबर इसके आसपास का जो पीरियड है उस दरमियान इस तथ्य पर चर्चा की गई कि किस तरीके से हिंदी को मैं दूसरी तरीके से जब हम बात करते हैं संविधान सभा के संदर्भ में, और जब हम संविधान सभा के संदर्भ में बात करते हैं तब चौदह सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने का कहीं ना कहीं पक्ष पर चर्चा की गई, और इसीलिए आप देखेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं इस तथ्य की तरफ रेखांकित करता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। और वैसे भी आप देखेंगे कि जब ये चीजें आई हैं तो कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति भी बहुत हुई है। तो यदि भारत को विकास के पथ पर आगे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं बहुभाषाई जो नीति है उसको प्रमोट करना है, और जब हम उसको प्रमोट कर देंगे तब कहीं ना कहीं उस तथ्य की तरफ चले जाएंगे जब जहां जो हमारा देश है वह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास कर पाएगा।
तो ये जो 2 आर्टिकल हैं ये आपके साथ डिस्कस किया है, पूरे सप्ताह ये चर्चा में रहे हैं। कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को लेकर ट्विटर पर भी बहुत विवाद की स्थिति देखी गई है 2 अभिनेताओं के मध्य, और भी इस तरीके की चीजें देखी गई हैं जो कहीं ना कहीं जो भाषा के स्तर पर भारत में समस्या है उसकी तरफ मीन कर रहा है आर्टिकल ये। अब हम लोगों ने क्या किया, इस आर्टिकल को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं क्या क्या पॉइंट्स चाहिए थे आपको, वो सारी की सारी चीजें आपको इस आर्टिकल में मीन कर रही हैं। और जो हम लोगों ने इसको रीडिजाइन किया है, अब आपको काम क्या करना है, इसी तरीके से चीजों पर काम करना है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप जो एडिटोरियल या जो संपादकीय चर्चा है उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और इसका आप बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएं। यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव होगा तो वो हमेशा से ही मेरे लिए अपेक्षित रहेगा। तो इसी आशा के साथ कि आप बेहतर अपनी जो तैयारी है उसको आगे लेके जाएंगे। नमस्कार।